हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। संस्कृत गद्य शिक्षण संस्कृत प्रोज टीचिंग के अंतर्गत आज हम देखेंगे संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोज टीचिंग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्यम कविनाम निक्सम वदन्ति। कविता में कवि अलंकार व पिंगल से बंधा रहता है, किंतु अलंकार व पिंगल शैली के विकास में मार्गदर्शन का काम करते हैं। काव्य में यदि कवि कोई भूल कर डालता है तो यह कहकर उस भूल की उपेक्षा कर दी जाती है कि मात्राओं के बंधन के कारण उसे ऐसा करना पड़ा, किंतु गद्य में लेखक के लिए कोई बंधन नहीं होता, इसीलिए उसे गद्य में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि अलंकार एवं पिंगल जैसे मार्गदर्शकों का भी अभाव रहता है, अतः कवि को अपनी शैली के विकास में व्यक्तिगत गुणों का आश्रय लेना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि गद्य कवियों की कसौटी है। संस्कृत गद्य में दंडी, सुबंधु और बाण के ग्रंथ मुक्तायमान हैं, यानी कि सर्वोपरि हैं। इनके पूर्व के गद्य ग्रंथों में शैली का वह विकास नहीं मिलता जो कादंबरी या 10 कुमार चरितम में दिखाई पड़ता है। दंडी, सुबंधु व बाण के ग्रंथ नीरस गद्य ग्रंथ न होकर गद्य काव्य हैं, जो पाठक के मन को उतना ही आनंद प्रदान करते हैं जितना कि उच्च कोटि के काव्य। 10 कुमार चरितम के रचयिता दंडी संभवतः बाण से कुछ पूर्व के समय में थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में सभी कार्यकलापों में दिव्य कौशल का वर्णन किया है और इसमें 10 राजकुमारों के एक दूसरे से विमुक्त होकर पुनः मिलने का वर्णन भी मिलता है। संस्कृत गद्य में समास की शैली उसकी अपनी विशेषता है। जो बात अंग्रेजी भाषा में 2 पृष्ठों में लिखी जाती है और हिंदी में 1 पृष्ठ में, वही बात संस्कृत में आधे पृष्ठ में ही आ सकती है। जिस बात को अंग्रेजी में कहने में 10 शब्दों का आश्रय लेना पड़ता है और हिंदी में 7-8 शब्दों का, उसी बात को संस्कृत में संभव है एक शब्द में कह दिया जाए। यह सब समास का अलंकार है, समास अलंकार आदि का चमत्कार है। अब हम इसी के साथ देखेंगे प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पर संस्कृत गद्य शिक्षण के उद्देश्य। गद्य शिक्षण के उद्देश्य स्तर के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पर संस्कृत गद्य शिक्षण के उद्देश्य यानी कि कक्षा 6, 7 तथा 8 के लेवल पर छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि हो ताकि वे नए शब्दों का अर्थ समझकर उनका उचित प्रयोग कर सकें। वे पाठगत ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों का शुद्ध उच्चारण कर सकें। उन्हें संस्कृत भाषा से परिचय प्राप्त हो सके। वे पाठगत भावों एवं विचारों को ग्रहण कर सकें। छात्रों को अपने चरित्र विकास में सहायता मिल सके। संस्कृत के प्रति उनमें अनुराग उत्पन्न हो सके। अगर उन्हें जिस भाषा के प्रति अनुराग होगा उसी में रुचि भी जागृत होगी, अतः इसीलिए कहा गया है संस्कृत के प्रति उनमें अनुराग उत्पन्न हो सके। इसी के साथ देखेंगे हम मध्य स्तर या फिर माध्यमिक स्तर सेकेंडरी लेवल पर संस्कृत गद्य शिक्षण के उद्देश्य। छात्रों को अनेक प्रकार के विषयों का ज्ञान देना, जिससे वे नए वैज्ञानिक आविष्कारों तथा खोजों से परिचय प्राप्त कर सकें। छात्रों के सूक्ति भंडार एवं शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्रों को पाठगत आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने चरित्र का निर्माण कर सकने की योग्यता प्रदान करना संस्कृत गद्य शिक्षण का विशेष उद्देश्य होना चाहिए। उन्हें विविध गद्य शैलियों से परिचित कराना चाहिए, यानी करना चाहिए। उनमें कल्पना शक्ति का विकास करना चाहिए, क्योंकि कल्पना शक्ति से क्या है, ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे उपन्यास लेखक या बालक ही बड़े होकर रच देते हैं कि समाज के लिए बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान
प्राप्त करने में सहायता देना, उनमें लेखन के भाव के अनुसार, यानी कि जो लेखक है उसका जो लेखन है उसके भाव के अनुसार गद्य पाठ का वाचन करने की क्षमता का विकास करना, संस्कृत भाषा के प्रति उनमें अनुराग उत्पन्न करना। ये तो कोई सा भी स्तर हो या लेवल हो, चाहे प्राइमरी लेवल हो, माध्यमिक लेवल हो या फिर हायर लेवल हो, इस संस्कृत भाषा के प्रति तो अनुराग उत्पन्न करना ही पड़ेगा, तभी छात्रों में रुचि और जिज्ञासा जागृत होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे उच्च स्तर यानी कि हायर लेवल। छात्र संस्कृत साहित्य की अक्षरनिधि से परिचित यानी कि परिचय प्राप्त करते हुए उच्च कोटि के गद्य काव्यों का अध्ययन करके उसमें आनंद प्राप्त करें। वे विविध गद्य शैलियों का परिचय प्राप्त करके उनमें अनुकूल शैली में लिखे गए ग्रंथों का विशेष ज्ञान प्राप्त करें। उनमें तीव्र कल्पना शक्ति का विकास हो, वे अपने चरित्र का विकास कर सकें, वे संस्कृत भाषा में अपने भावों को व्यक्त कर सकें, अपनी तर्क शक्ति का विकास कर सकें, क्योंकि जब कभी कोई समस्या उठती है तब तर्क करना ही पड़ता है। अगर इस तर्क शक्ति का विकास छात्रों में नहीं होगा तो वे अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण करने में असमर्थ रहेंगे। वे समालोचनात्मक शक्ति का विकास करके अच्छे और बुरे की पहचान करने की क्षमता प्राप्त करें। यही उद्देश्य विशेष रूप से मायने रखते हैं और होने चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे पुनर्वृत्त्यात्मक या फिर पुनर्वृत्त्यात्मक एवं चिकित्सात्मक शिक्षण। मूल पाठ का विधिवत शिक्षण प्रारंभ करने के पहले पुनरावृत्त्यात्मक एवं चिकित्सात्मक शिक्षण की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं। वे कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु को समझने के लिए छात्रों को शब्दों तथा धातुओं के रूप याद होने चाहिए, क्योंकि अगर रूप याद नहीं है तो विभक्तियां गलत लगेंगी और विभक्तियां गलत लगने पर अर्थ ही बदल जाएगा। जब अर्थ बदल जाएगा तो संस्कृत का ज्ञान ही कहाँ, ये कहा जा सकता है। अंतर के प्रारंभिक 10 मिनट रूप पाठ के लिए निर्धारित कर देने चाहिए, यानी कि जब भी पाठ प्रारंभ किया जाए उसमें 10 मिनट रूप पाठ के लिए निर्धारित कर देने चाहिए, जिससे कि वे बालक इसको याद कर सकें, रूप याद करने के लिए अभ्यास कर सकें। सभी छात्र एक एक करके रूपों का उच्चारण करें, यानी कि रूपाच्चारण करें। विशेष छात्र मन ही मन में उन्हें दोहराएं। पहले समय यानी कि जो पहले सामान्य रूपों का उच्चारण कराया जाए, यानी कि स्टार्टिंग में बच्चों को सामान्य रूपों का उच्चारण कराया जाना चाहिए और उसके पश्चात अपवाद जो कि भूत शब्द रूपों का कराया जाना चाहिए। उच्चारण शुद्धि पर भी विशेष दृष्टि रखी जाए, क्योंकि अभ्यास कराते समय अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि छात्र जो है शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं अथवा अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अशुद्धता की संभावना बनी रह सकती है। सेकंड पॉइंट है इसके अंतर्गत नए वर्ष का प्रारंभ होने पर लगभग 1 महीने का समय संधि विग्रह यानी कि संधि के लिए, विग्रह के लिए, समास के लिए, कारक के लिए, विभक्तियों के लिए, वाच्य परिवर्तन के लिए तथा क्रियाकर्म क्रिया समायोजनों आदि से संबंधित नियमों की सामान्य पुनरावृत्ति में लगा देना चाहिए। इनके विषय में छात्रों से मौखिक और लिखित अभ्यास भी कराने चाहिए और अंत में परीक्षा ले लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है इस प्रकार के कार्य की एक मोटी योजना, यानी कि जो मेन पॉइंट्स हैं उसकी योजना प्रत्येक कक्षा की दृष्टि से बना लेनी चाहिए। थोड़े से हेर फेर के साथ वही प्रतिवर्ष काम आ सकती है, क्योंकि कार्य वही कराए जाएंगे और व्याकरण बदलती नहीं है और जो रूप हैं, धातु हैं, वे सर्वदा काम आती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम
इस कार्य के लिए बाजार से डेस्क बुक लेकर उनका भी उपयोग करना चाहिए। उनमें पाठ अनुस्तृत रूप में ही संगठित रहते हैं। इस प्रकार के अध्यापन करने के लिए दृश्य श्रव्य उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, जैसे दूरदर्शन, टेलीविज़न और ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी तो रेडियो पर भी कुछ प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें कि संस्कृत में कहानियाँ आदि सुनाई जाती हैं, उनको भी बच्चों को सुनवाया जाना चाहिए। यदि प्रतिवर्ष एक एक दो दो चार्ट भी प्रत्येक अध्यापक द्वारा बना लिए जाएं, तो सभी अध्यापकों के लिए बड़ी सरलता हो जाए और उन चार्टों के माध्यम से बालकों को ज्ञान कराया जाना चाहिए। क्योंकि ये कहते हैं कि अगर बालक को केवल मौखिक रूप से सिखाया जा रहा है तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर चित्र आदि सामग्री प्रयोग की जा रही है तब बालक पर अधिक प्रभाव पड़ता है। आज की इस वीडियो में हमने देखा गद्य शिक्षण यानी कि संस्कृत गद्य शिक्षण के उद्देश्य, जिसमें हमने प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6, 7, 8 के लिए कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए इस पर प्रकाश डाला। मध्य स्तर यानी कक्षा 9, 10, 11, 12 में छात्रों के लिए गद्य यानी कि संस्कृत गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए इस पर प्रकाश डाला, तथा उच्च स्तर यानी कि हायर लेवल स्नातक कक्षाओं के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए इस विषय पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ पुनर्वृत्त्यात्मक एवं चिकित्सात्मक शिक्षण के विषय में प्रकाश डाला। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। धन्यवाद।